हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, ये इसका विषय है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कल के वीडियो में हमने जाना प्रधानमंत्री व्यवस्था के बारे में, समाजवादी व्यवस्था के बारे में, व्यवहार में जो पूंजीवादी अर्थतंत्र है उसके बारे में समझा और संगठनात्मक व्यवस्था का एकात्मवादी स्वरूप को भी हमने जाना और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के बारे में भी, और किस तरह से एक दल की प्रधानता का जो स्वरूप है ये व्यवस्था भी भारतीय राजनीति के अंतर्गत आ गई, ये भी हमने समझा। लोकतांत्रिक और खुली राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से भारतीय राजनीति में पाई जाती है इसके बारे में भी जाना। आज इस वीडियो में हम राजनीतिक संस्थाओं का अवमूल्यन, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं जो इनका मूल्य है वो घट गया है, कह सकते हैं जो मान्यताएं हैं वो कम होने लगी हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, नेहरू के बाद राजनीतिक संस्थाओं के अवमूल्यन की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ और साथ ही जनहित का स्थान दलहित ने ले लिया। संसद और विधानसभाओं की बैठक के नीतियों और विषयों के गंभीर विवेचन में अब असमर्थ होने लगी हैं। तर्क का स्थान शोर शराबे और गाली गलौज ने ले लिया है संसद में। साथ ही विधायकों पर खर्च बढ़ता जा रहा है और उनकी जो प्रजातांत्रिक उपयुक्तता है वो घटती जा रही है। तो इस तरह से राजनीतिक संस्थाओं का अवमूल्यन होने लगा है। नौवीं व्यवस्था है परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। भारतीय राज व्यवस्था में परंपरा और आधुनिकता का संगम पाया जाता है। चुनाव व्यवस्था आधुनिक तत्व है, जबकि चुनाव पर जाति और धर्म का प्रभाव परंपरागत है। व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत परंपरागत है, जबकि सामाजिक कल्याण की भावना आधुनिक है। संघवाद का सिद्धांत परंपरागत है, लेकिन केंद्रभित संघ का जो विचार है वो कहीं ना कहीं आधुनिक है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था का विचार परंपरागत है, लेकिन प्रधानमंत्री व्यवस्था का जो विचार आधुनिकता का एक, कह सकते हैं, देन है। और मौलिक अधिकारों का सिद्धांत परंपरागत है, जबकि नीति निर्देश सिद्धांतों का आधुनिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारतीय राजनीति में परंपरा और आधुनिकता का बहुत ही अच्छा खासा मिश्रण पाया जाता है। 10वां जो स्वरूप है भारतीय राजनीति के अंतर्गत, वो या कह सकते हैं जो व्यवस्था है वो है दल बदल। भारतीय राजनीति में जब भी दल बदल से अभिप्राय है कि दलगत जो संबंध है या आप कर सकते हैं जो निष्ठा है, भारतीय राज व्यवस्था में कोई भी संसद या कहें विधानमंडल का सदस्य कभी भी अपनी दलगत आस्था को और अपने संबंधों में जो परिवर्तन है वो कर सकता है। गठ है उसको छोड़कर दूसरे गठ में शामिल हो सकता है। और साथ ही किसी विधायक का अपने दल तथा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना, नए दल बनाना या फिर निर्दलीय स्थिति बना लेना और साथ ही अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर संसद में उसके विरुद्ध मतदान करना आम बात सी हो गई है भारतीय राजनीति व्यवस्था में। अब तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में अस्थिरता और अव्यवस्था की जो राजनीति है ये भी अब आम होती जा रही है, क्योंकि अस्थिरता और अव्यवस्था की राजनीति भारतीय राज व्यवस्था का उभरता स्वरूप हो चुका है। राजनीतिक व्यवस्था में हिंसात्मक घटनाएं, जन आंदोलन, जुलूस, रैली, हड़ताल, जनता कर्फ्यू आदि अब आम बात होने लगी है भारत में। और इन सब का यह प्रभाव होता है कि सरकारें कमज़ोर हो जाती हैं, शक्ति शून्य होने लगता है। वो वातावरण जो उत्पन्न होता है वो भी कहीं ना कहीं अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति से असामाजिक तत्व अपने न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए अब करने लगे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अब आम बात होने लगी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो एक और स्वरूप है वो है नौकरशाही पर निर्भरता। भारतीय राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन तंत्र का एक बड़ा हाथ होता है। राजनीतिक परिवर्तन के समय नौकरशाही देश को स्थिरता प्रदान करती है। राजनीतिक नेताओं को उच्च स्तरीय नीति निर्माण में नौकरशाही का ही विशिष्ट परामर्श होता है। इसके अतिरिक्त भारत की जनता पर भी सरकारी अधिकारियों का अटूट प्रभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे गांव में जो पटवारी, तहसीलदार, ग्राम सेवक, निरीक्षक और अध्यापक को ही जनता का सारा जो मूर्त रूप है, यानी एक अच्छा खासा स्वरूप समझा जाता है। और गांव में तो खास करके
आप सरकारी औहदे को लेंगे तो इतना पॉपुलर है कि किसी भी गांव में अगर कोई सरकारी व्यक्ति है या एक दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस गांव का तो नाम ही ऊंचा हो जाता है। इस तरह से ग्रामीण भारत में जितना प्रभाव पुलिस और थानेदार का रहता है उतना और किसी अधिकारी का नहीं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो एक और स्वरूप है वो है सरकार की केंद्र बिंदु। देखिए, भारत सरकार के चारों ओर ही सारी राजनीति घूमती है। राजनीति कोठारी के अनुसार विरोध का अर्थ सरकार का विरोध है, चाहे वो दल के भीतर हो या बाहर हो, चाहे सरकारी दल हो या कांग्रेस या अन्य पार्टी हो। तो इस तरह से सरकार ही एक केंद्र बिंदु होती है कुल मिला के भारतीय राजनीति में। परंपरावादी और आधुनिक दबाव समूह का संगम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का ये भी एक रोचक स्वरूप है, क्योंकि वस्तुतः भारतीय राज व्यवस्था में अनेक प्रकार के दबाव समूह क्रियाशील होने लगे हैं। अब परंपरावादी समूह जैसे जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्रीयता आदि, ये सब कहीं ना कहीं परंपरावादी दबाव समूह हैं। राजनीति को अपने नए परिवेश में ये प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों के संगठनों और चुनावों में इन पुरातन संस्थाओं का प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर दिखाई देता है। भारतीय जातिगत गुटों को तो आज भी भारतीय राजनीति में बेताज का सम्राट माना गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो एक और स्वरूप है वो है अनुत्तरदायी प्रतिपक्ष। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिपक्ष की सदैव से यह विशेषता रही है कि वह अनुत्तरदायी आचरण करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान बैठा है। विरोधी दल संसद और विधानमंडलों के बजाय अपना कार्य क्षेत्र सड़कों और गली कूचों को ही बना देते हैं। विरोधी दल संवैधानिक साधनों के बजाय गैर संवैधानिक साधनों से सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने की ताकत में हमेशा लगे रहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अनुत्तरदायी प्रतिपक्ष हर समय भारतीय राजनीति में उपस्थित रहती है। भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो न्यायिक पालिका का स्वरूप है और उसकी भूमिका है, ये भी एक स्वरूप है भारतीय राजनीति के अंतर्गत। देखिए, न्यायपालिका का निर्माण समाज के उच्च मध्यम वर्ग के सदस्यों से हुआ है। वे बहुत कुछ एक छोटे सामाजिक समूह से ही आते हैं। इसीलिए न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के शब्दों में यानी वो प्रश्न उठाते हैं कि हमारी न्यायपालिका के कर्मियों का चुनाव कैसे किया जाए। तो इस पर वकील कहते हैं कि जो अधिकतर मध्यम वर्ग या फिर कह सकते हैं भूस्वामी वर्ग से आते हैं उनसे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका के कर्मियों का चुनाव किया जाता है वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग और भूस्वामी वर्ग से किया जाता है। इस तरह से भारत में न्यायपालिका की जो मनोवृत्ति है वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी है या फिर यह यथास्थिति की समर्थन और परिवर्तन के विरुद्ध है, चाहे वो परिवर्तन सहसा हो या फिर सन्य सन्य हो। भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक और स्वरूप है जो है गुटबंदी। देखिए, गुटबंदी भारतीय राज्य व्यवस्था में हमेशा से ही दिखाई पड़ता रहा है। कांग्रेस दल को हमेशा से ही अपने संगठन के भीतर गुटबंदी को सहन करना पड़ा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, अकाली दल, कांग्रेस और तेलुगु देशम सभी में गुटबंदी ज़ोरों शोरों से चलती रहती है। इस प्रकार से दलों में गुटबंदी और जो टूट और फूट की जो राजनीति है वो चलती रहती है। निष्कर्ष ये होता है कि भारत में नई व्यवस्था का निर्माण हो रहा है और जो पुरानी व्यवस्था है जिसे हर जाति या समूह के कार्य, अधिकार या मान मर्यादा जो निश्चित थी वो कहीं न कहीं अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। उसके बजाय हजारों लाखों समूह व समुदायों को सरकार, चुनाव, राजनीतिक दल और शासन के अधिकारी वर्ग में शामिल होने का मौका अब मिल रहा है। गांव का एकाकीपन या राष्ट्रीय जीवन से अलगाव अब दूर हो चुका है। नई लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण अब किया जा रहा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की इन स्वरूपों के कारण ही ये संभव हो पाया है।